एक समय की बात है, एक शहर में एक बड़ा महल था। उस महल में कोई नहीं रहता था। वह महल सुनसान था, मगर जो लोग उस महल के आसपास रहते थे वो लोग कहते थे उस महल में एक राक्षस रहता है। कहते तो सब थे, पर उस राक्षस को किसी ने नहीं देखा था। मोहन, क्या तुमने उस राक्षस को देखा है? मुझे लगता है ये लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। हम लोगों में से किसी ने भी उस राक्षस को नहीं देखा है। नहीं नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ये सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि ये अफवाह भी हो सकती है। लेकिन इस बड़े से बागीचे की देखभाल कौन करता है? वो महल एक बड़े से बागीचे के बीच में था। उस बागीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे, तितलियां तथा सुंदर सुंदर पक्षी थे। उस बागीचे में शाम को बच्चे खेलने आते थे और उस सुंदर बागीचे में बच्चे खूब मस्ती करते थे। बच्चे खेलते तथा तितलियों के पीछे पीछे भागते थे। अरे वो देखो, लाल रंग की तितली। अरे वाह, इसे तो मैं पकड़ के रहूंगा। उसके पीछे दौड़ना और ध्यान देना उसे चोट ना लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बाग बड़ा खूबसूरत था। ऐसा लगता था जैसे धरती का स्वर्ग हो। एक दिन एक स्वार्थी राक्षस उस बागीचे में आया। उस स्वार्थी राक्षस को वो बगीचा बहुत पसंद आया। अरे वाह, ये तो बड़ा ही खूबसूरत बागीचा है। भाई वाह, क्या बात है! इतना सुंदर बागीचा मैंने आज तक नहीं देखा। राक्षस जब उस बागीचे में पहुंचा था तब धूप खिली हुई थी और दिन के 12 बज रहे थे। उस राक्षस को उस बागीचे का माहौल बड़ा सुंदर लगा। लेकिन जैसे शाम हुई, बच्चे वहाँ खेलने आ गए और बच्चों के शोर ने उस राक्षस को बेचैन कर दिया। वो राक्षस आराम पसंद था तथा अकेले रहना चाहता था। उन बच्चों को खेलता हुआ देखकर वो राक्षस बागीचे में आ गया। उस राक्षस को देखकर सारे बच्चे डर गए। बच्चे रोते हुए उस बागीचे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम लोग इस बागीचे को बिगाड़ के रख दोगे। तुम सब चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। डर करके रोते रोते अपने अपने घर चले गए। इसके बाद राक्षस उस बड़े से महल के अंदर चला गया। अंदर जाके वो सो गया। उसके जाने के बाद बच्चों को लगा वो राक्षस चला गया। वो बच्चे दोबारा उस बाग में चले आए और खेलने लगे। बच्चों को दोबारा आए देख वो राक्षस आग बबूला हो गया और बाहर आकर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे रोते रोते अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद वो राक्षस उस बगीचे में पहरा देने लगा। बेचैनी के मारे वो सो भी नहीं पाता था। रात को उसने देखा कि फूलों की एक डाली पेड़ से टूटकर गिर गई। वो समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ। अगले सुबह जब राक्षस जगा तो उसने देखा बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। वो गुस्से से लाल हो उठा और उसने तय किया वो अपने महल की दीवार को और ऊंची करवाएगा। उसने ऐसा ही किया और वो उस महल में अकेला रहने लगा। अब वहाँ कोई नहीं आता था। इतना स्वार्थी कोई नहीं होता। ये राक्षस बहुत स्वार्थी है। अब तो वो बिल्कुल अकेला है। मुझे लगता है अब वो बहुत दुखी होगा। हम उसको अपने साथ खेलने के लिए बुलाएंगे। मगर हम पूछेंगे तब ना, जब हम अंदर जा पाएंगे। राक्षस अब देर तक सोता रहता था और जब कभी भी उसकी नींद खुलती तो वह खिड़की के पास बैठ जाता था और पेड़ से गिरती हुई डालियों को देखता रहता था और मन ही मन सोचता रहता, ये सब सिर्फ पतझड़ के कारण हो रहा है। जैसे ये मौसम बीत जाएगा, मेरा बाग फिर से हरा भरा हो जाएगा। वो हर रोज पेड़ से गिरती हुई डालियों को देखता और मन ही मन सोचता, अभी मेरा बाग सूख रहा है, मगर जैसे ही वसंत ऋतु आएगी, मेरा बाग फिर से हरा भरा हो जाएगा और मेरे महल का बागीचा फिर से खूबसूरत हो जाएगा। समय बीता, बसंत ऋतु आई और चली गई, परंतु उसका बागीचा नहीं खिला। उस बागीचे के सारे पेड़ सूखने लगे थे। अब उस बागीचे में ना कोई बच्चा आता था, ना पंछी आते थे, ना ही तितलियां। राक्षस अब बहुत उदास रहने लगा। मेरा बाग हरा भरा क्यों नहीं हुआ? मेरे बाग में फूल क्यों नहीं खिले? क्या प्रकृति मेरे से नाराज है? मगर प्रकृति मेरे से नाराज क्यों है?
एक दिन कुछ बच्चे उस बाग में खेलने आ गए। बच्चों को खेलता देख वो राक्षस आग बबूला हो गया और बच्चों की तरफ दौड़ा। सभी बच्चे भागने लगे मगर एक बच्चा पीछे रह गया। राक्षस को अपनी ओर आता देख वो पेड़ के पीछे छुप गया और रोने लगा। राक्षस ने जब उसे देखा तो उसने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। क्या मैं लोगों को मारता हूँ? नहीं, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करता। मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम मत रो। मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे अपने घर चले जाने दो प्लीज। मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं इस पेड़ पर चढ़ना चाहता था मगर चढ़ नहीं पाया। मुझे पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। राक्षस ने उस बच्चे को गोद में उठाया और पेड़ के ऊपर रख दिया। अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर हर रोज खेल सकते हो। राक्षस ने उस बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। उस बच्चे ने अपने दोस्तों को वहाँ खेलने को बुलाया। सभी बच्चे वहाँ खेलने लगे। राक्षस वापस अपने महल जाने लगा। अचानक से राक्षस ने देखा कि छोटे छोटे पौधों में फूल खिलने लगे। बेहद हैरान हुआ और मन ही मन बहुत खुश हुआ। सारे बच्चे हंसते मुस्कुराते खेलने लगे। वो बागीचा फिर से हरा भरा हो गया। अब राक्षस ये बात समझ चुका था कि इन बच्चों की वजह से ही ये बाग हरा भरा है। बच्चे अब रोज वहाँ खेलने आते और खूब खेलते थे। एक लकड़हारा था। उसका नाम था हरिया। वह बहुत ईमानदार था और ईमानदारी से पैसे कमाकर वह ईमानदारी से अपना घर का खर्चा चलाता और आराम से भोजन करके बहुत अच्छी नींद में सोता था। उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वह थोड़े से पैसे कमाता मगर उन मेहनत से कमाए हुए पैसों से खूब मज़े से खाता और अपने परिवार के साथ मस्त रहता था। हरिया अपने काम को खूब एंजॉय करता था। वो जब लकड़ी काटता था तो लकड़ी काटते हुए ऐसा लगता था मानो जैसे वो अपने सबसे पसंदीदा खेल को खेल रहा हो। ಒಂದು ನಜ್ಜಿ ಇನ್ನದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಿಯೋ मैं छड़ देता हूँ। अरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। अब चल के इस लकड़ी को बाजार में बेच आता हूँ। ओ लकड़ी ले लो, लकड़ी, ओ बढ़िया सी लकड़ी, सूखी सी लकड़ी। ओ लकड़ी ले लो भाई, लकड़ी ले लो। ओ इसे जलाकर खाना बना लो या इसे जलाकर अपने हाथ पांव सेक लो। ले लो ले लो, सबसे बढ़िया लकड़ी, हरिया की लकड़ी। अरे भाई हरिया, कितने रुपए किलो दे रहे हो? 20 रुपए के। ये लो 20 रुपया। ये लो लकड़ी। चलो भाई, आज तो बहुत जल्दी लकड़ी बेच ली मैंने। यही हरिया की दिनचर्या थी। वो बड़ी मेहनत से जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उतने ही पैसे लोगों से मांगता जितने उस लकड़ी के पैसे मुनासिब होते। लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते थे उन पैसों से हरिया अपने घर का सामान लाता और खा पी कर मस्ती से सो जाता था। यही थी हरिया की जिंदगी। हरिया बहुत ईमानदार था। वो
कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता या कभी किसी को लकड़ी कम नहीं देता था। यानी वो सच्चा, सीधा, नेक और ईमानदार था। एक बार की बात है, हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लो 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 लो। भैया आ गए। आज तो ये वाला पेड़ काटूंगा। ओ तेरी, इसमें कितनी सूखी लकड़ियां हैं। इसको तो मैं पूरे 10 दिनों तक बेच सकता हूँ। जय बजरंगबली, शुरू हो जाओ भैया। या या या। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में डूब गई। दरअसल हरिया जिस पेड़ की लकड़ी काट रहा था, उसके पास में ही एक नदी बहती थी, बिल्कुल पेड़ से सटे हुए। हरिया की कुल्हाड़ी उस नदी में गिर गई। हरिया रोने लगा। ओ, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में डूब गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? अब मैं अपना काम कैसे करूंगा? अरे झूलेलाल, मुझे इस संकट से निकाल। अरे मैंने तो कभी किसी से बेईमानी भी नहीं करी, कोई चोरी नहीं करी, फिर मेरी कुल्हाड़ी पानी में क्यों डूब गई? हरिया रो ही रहा था कि पानी के अंदर से जल देवता बाहर निकले। अरे हरिया, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हुआ। तुम चिंता ना करो, मैं जल देवता हूँ। मैं इसी नदी में रहता हूँ। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाता हूँ। जल देवता अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। अरे हरिया, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो लोहे वाली थी। ये मुझे सोने की क्यों दे रहे हो? ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अच्छा रुको, मैं फिर ढूंढ के लाता हूँ। जल देवता अंदर जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। ये लो हरिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी। आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अरे भाई, तो तुम्हारी कौन सी कुल्हाड़ी थी? अच्छा रुको, मैं फिर दोबारा देखता हूँ। फिर जल देवता अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं और इस बार उनके हाथ में होती है हरिया की वही लोहे वाली कुल्हाड़ी जिससे हरिया रोज लकड़ियां काटता था। हरिया, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ दी। हरिया, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सही में तो मैं हर रोज तुमको इस पानी के अंदर से देखता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी मेहनत करते हो और लकड़ियों को बेचकर अपना घर बार चलाते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम कभी चोरी नहीं करते। इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इसलिए इस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे रहा हूँ। इन कुल्हाड़ियों को बेच के तुम चाहो तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अरे नहीं नहीं, मैं ये कुल्हाड़ी क्यों लूंगा? ये तो मेरी है ही नहीं। नहीं हरिया, ऐसा नहीं है। तुम ये कुल्हाड़ी रख लो और ज़रूर रख लो। आज से तुम्हारे दुख के दिन गए हरिया। जाओ, इन कुल्हाड़ियों को बेचकर तुम ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेना और अपना कोई काम धंधा शुरू कर लेना। जाओ, ये कुल्हाड़ी तुम्हें मैंने
भेंट में दी। बस फिर क्या था, हरिया अपनी ईमानदारी के बदौलत उस परीक्षा में पास हुआ और उन कुल्हाड़ियों को बेचकर उसने अपना घर भी बनवाया और एक कारोबार भी शुरू किया। इसीलिए तो कहते हैं, ईमानदारी सब पे भारी। क्यों, ठीक कही ना? एक जंगल में एक कौवा और एक हिरन रहते थे। कौवा और हिरन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते और हमेशा साथ में ही रहते थे। उन्हें अगर कहीं जाना भी होता था तो दोनों साथ में ही जाते थे। कुछ खाना भी होता था तो भी दोनों साथ में ही खाते। और रात के समय पेड़ के ऊपर कौवा सो जाता था और पेड़ के नीचे हिरन। यही थी उन दोनों की जिंदगी। वक्त बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों जंगल में बड़े आराम से रह रहे थे। एक दिन की बात है, कौवा कहीं बाहर गया था। तभी हिरन के पास एक गीदड़ आया। गीदड़ ने हिरन से बोला, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरा अकेले बिल्कुल मन नहीं लगता। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें दोस्त बनने में क्या बुराई है। हमें एक दूसरे के काम तो आना ही चाहिए। अगर कोई अकेला हो तो उसका अकेलापन तो दूर करना ही चाहिए। मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। एक बात याद रखना, मगर तुम कभी भी मुझे धोखा मत देना। इसलिए कि दोस्ती में अगर कोई किसी को धोखा देता है तो फिर वो दोस्ती टूट जाती है। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भला तुम्हें दोस्त बनाकर धोखा क्यों दूंगा? तुम हमेशा मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने रहोगे। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उस दिन के बाद हिरन का दोस्त गीदड़ बन गया। अब दो के साथ साथ एक और दोस्त आ गया, यानी अब 3 दोस्त रहने लगे, कौवा, हिरन और गीदड़। हिरन थोड़ा भोला था। वो हर किसी की बात को सच्चा और अच्छा मानता था, मगर कौवा थोड़ा सा होशियार था। वो हर बात के दोनों पहलुओं पर विचार करता था। कहने का मतलब है कि वो किसी भी जानवर और किसी भी इंसान में अच्छाई बुराई दोनों देखता था। एक दिन गीदड़ जब बाहर गया था तब कौवे ने हिरन से बोला, मुझे इस गीदड़ की विचार ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों मुझको इस पे शक हो रहा है। अरे कैसी बात करते हो तुम। वो बेचारा अकेला है। वो अपना मन बहलाने के लिए हमारे पास आया है और तुम उस पर शक किए जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये गीदड़ होते बड़े खतरनाक हैं। ये वफादारी का कितना भी ढोंग करें, लेकिन ये होते अच्छे नहीं हैं। तुम इससे जरा संभल के रहना, बस मेरी यही नसीहत है तुमको। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं ध्यान रखूंगा। और हाँ, कभी भी कहीं भी इसके साथ अकेले मत जाना। कहीं जाना भी तो मुझे बता कर जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। मुझे कहीं जाना भी होगा इसके साथ तो मैं तुम्हें बता कर जाऊंगा। इतने में गीदड़ वहां पर आ गया। गीदड़ ने हिरन से बोला, अरे वहाँ पास के खेत में हरी हरी घास है, तुम चलो और वहाँ की घास खा लो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ की घास खाकर। हरी
हरी घास का नाम सुनकर हिरन के मुंह में जैसे पानी आ गया। मगर उसके दोस्त कौवे ने उसको हिदायत दी थी कि वो कभी भी गीदड़ के साथ अकेला ना जाए। उसे वो बात याद आ गई और उसने गीदड़ से बोला, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, मेरा दोस्त आता है, फिर हम तीनों एक साथ चलते हैं। ठीक है। दरअसल जिस खेत में गीदड़ हिरन को ले जाने की बात कर रहा था, उस खेत के मालिक ने उस खेत में पहले से ही जाल बिछा रखा था। यानी हिरन जैसे ही उस खेत में जाता, उस जाल में फंस जाता। फिर खेत का मालिक आकर हिरन को मार डालता और फिर गीदड़ मरे हुए हिरन के मांस को आराम से खा पाता। यही थी योजना जिसके लिए गीदड़ हिरन को खेत में ले जाने वाला था। हिरन ने कौवे को बताया कि पास के खेत में वो गीदड़ के साथ घास खाने जा रहा है। चूंकि कौवा होशियार था, इसलिए वो चुपचाप इन दोनों को देखने लगा। गीदड़ के साथ हिरन गया और जाते ही उस खेत में जाल में फंस गया। जाल में फंसकर वो झटपटाने लगा और उसने गीदड़ से बोला, अरे अरे अरे, मेरे तो पैर इसमें फंस गए। तुम जल्दी से इस जाल को काट कर मुझे यहाँ से निकालो। तुम कितने बेवकूफ़ हो। मैं तो जानबूझ करके तुम्हें यहाँ पे इसलिए ले आया था कि तुम इस जाल में फंस जाओ और वो खेत का मालिक आके तुम्हें मार डाले, फिर मैं तुम्हारा मांस आराम से खाऊं। अरे गद्दार, धोखेबाज, तुमने धोखा दिया है मुझे। तुम दोस्त बनकर मेरी जान लेना चाहते हो। गीदड़ ने देखा दूर से खेत का मालिक आ रहा था। गीदड़ जाकर पास की झाड़ियों में छुप गया। इतने में कौवा उड़ता हुआ हिरन के पास आया और उसने हिरन से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस गीदड़ की बात का भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरी बात जल्दी से सुनो। खेत का मालिक जैसे ही तुम्हारे पास आएगा, उसके आने से पहले ही तुम जमीन पर लेट जाओ और अपनी सांसें रोक लेना। जब वो तुम्हें सांस न चलते हुए देखेगा तो तुम्हें मरा हुआ समझेगा और तुम्हें इस जाल से निकाल देगा। और जैसे ही वो तुम्हें इस जाल से निकाले, तुम उठ के भाग लेना। मेरी ये बात ध्यान से सुनो, और अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर कौवा उड़ गया। कौवा उड़ा और हिरन सांस रोक के लेट गया। खेत का मालिक आया और उसने हिरन को मरा हुआ समझकर उसके दोनों आगे वाले पैरों और दोनों पीछे वाले पैरों को जाल से निकालकर एक जगह पर रख दिया। हिरन ने मौका देखकर फटाक से दौड़ लगाई और वहां से दूर भागने लगा। खेत के मालिक को गुस्सा आया और उसने एक डंडा जोर से हिरन की तरफ फेंका, लेकिन तब तक हिरन दूर चला गया था और वो डंडा झाड़ियों में छुपे गद्दार दोस्त गीदड़ की टांग पर जाकर लगा, जिससे गीदड़ की टांग टूट गई। अब वो गीदड़ लंगड़ा हो गया, मगर अपने दोस्त कौवे की मदद से वो हिरन सकुशल वापस जंगल में चला गया। बच्चों, हमें कभी भी दोस्ती में धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमें अनजाने में भी भूल कर भी किसी के साथ धोखेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और खास करके दोस्तों के साथ